गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिनका चैप्टर नंबर 16 जिनका नाम है चोरी। इनके लेखक है यशपाल जैन। तो पहले हम लेखक का परिचय लेते हैं। लेखक का जन्म है आपका जन्म अलीगढ़ जिले के विजयगढ़ कस्बे में हुआ था। बाल साहित्य पर आपने अपनी लेखनी चलाई। बाल और मनोविज्ञान पर उन्होंने अनेक कहानियाँ लिखी है। सन 1990 में उनको भारत सरकार का प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री प्राप्त हुआ था। यशपाल जैन का जन्म 1912 में ईस्वी सन हुआ था और उनकी मृत्यु 2000 में हुई थी। ये थे हमारे यशपाल जैन का परिचय। वो ज़्यादातर बच्चों के ऊपर लिखते थे और उनकी मनोविज्ञान के बारे में भी वो जानते थे। उनकी कुछ रचनाएं थी अजंता इलोरा, अहिंसा और भारत के यात्री उनकी ख्यातनाम कृतियाँ थी। उनका जन्म विजयगढ़ कस्बे में हुआ था, अलीगढ़ के विजयगढ़ कस्बे में। वो ज़्यादातर बाल साहित्य पर ही लिखते थे। आगे यहाँ चैप्टर जो है हमारा चोरी, उनके बारे में यहाँ उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ लिखा है। नौकर हमारे परिवार का एक अंग होना चाहिए। हमें उसके साथ आत्मीय व्यवहार करते हुए स्वीकार करना चाहिए। हम जो खाते हैं वह नौकरों को भी मिलना चाहिए ताकि मानवीय और सौहार्दपूर्ण वातावरण में घर में सुख शांति और आनंद बना रहे। इस संदेश के साथ एक परिवार की कहानी यहाँ सुंदर ढंग से प्रस्तुत की गई है। तो नौकर की यहाँ बात की गई है। लेखक कहते हैं कि नौकरों को भी हमारे घर का एक सदस्य समझकर उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो हम खाते पीते हैं वही भी उनको भी देना चाहिए। इसकी वजह से हमारे घर में शांति बनी रहती है। नौकर जो घर के बहुत छोटे लोग हैं, हम उनको तुच्छ समझते हैं। हमारी कुछ मानसिकता होती है उसके बारे में कि नौकरों को इसी तरह से रखा जाता है, नौकरों को ऐसे ही खाना पीना देना चाहिए, उनको हमारे घर का अभिन्न अंग नहीं मानना चाहिए। ऐसी हमारी बरसों से मान्यता चली आ रही है। तो लेखक कहते हैं कि इस मान्यता को बदल देनी चाहिए। नौकरों को भी मानव, वो इंसान तो है ही, उनकी भी सारी इच्छाएँ हैं। अगर जो वो इच्छाएँ उनकी पूरी नहीं होती, वो अच्छा सब कुछ देखते हैं और उनके पास वो चीज़ें पर्याप्त नहीं है, तो उनके अंदर चोरी करने का भाव पैदा होता है। और ऐसी ही एक कहानी हमें यहाँ बताई गई है। मालती और नंदन के घर में एक बिंदु नाम का नौकर रहता है। उनकी ये कहानी है जो मैं आपको आगे पढ़ के सुना रही हूँ। तो कमरे को साफ कर झाड़ू पर कूड़ा रखे जब बिंदु कमरे से बाहर निकला, तब वरांडे में बैठी मालती का ध्यान उसकी ओर अनायास ही चला गया। उसने देखा कि एक हाथ में झाड़ू है पर दूसरे हाथ की मुट्ठी में बंद है और कुछ पीछे की ओर जानबूझकर आड़ में कर ली गई है। मालती को लगा हो न हो कमरे से बिंदु कुछ लाया है। उसने कहा, बिंदु। 2 कदम पर बिंदु पर उसने मानो मालती की आवाज़ सुनी ही न हो। वह चलता ही गया, बल्कि मालती ने देखा कि उसकी पुकार पर बिंदु की चाल में कुछ तेजी आ गई है। गुस्से में भरकर उसने कहा, बिंदु, ओ बिंदु, ठहर, कहाँ जाता है? इतना कहना था कि बिंदु तो दौड़ने लगा और वह गया। मालती के संदेह की पुष्टि के लिए यह सब काफ़ी था। उसने तेजी के साथ कहा, सुनते हो जी, देखो बिंदु कुछ लिए जा रहा है, जल्दी आओ। नंदन अपने कमरे में बैठा अपने पत्र के लिए कुछ लिख रहा था। मालती का यूँ चिल्लाना उसे अच्छा नहीं लगा और उसने चाहा कि टाल दे, पर मालती माने तब न। एक सपाटे में वह कमरे में आ गई और बोली, झटपट उठो, देखो बिंदु मुट्ठी में दबाए कुछ ले गया है। वो कहता है कि बिंदु
मुट्ठी में दबाकर कुछ ले गया है। क्या ले गया है वो उसको पता नहीं है। तो बिंदु मालती और नंदन का घरेलू नौकर है। मैं आगे आपको अब समझा रही हूँ। ले गया है, उनके बाद हम अगला पैराग्राफ करेंगे। तो बिंदु है वो मालती और नंदन का घरेलू नौकर है। एक दिन घर के कमरे में वो झाड़ू लगा रहा था। कूड़ा और झाड़ू पर रखकर दूसरे हाथ की मुट्ठी बांधे हुए वह बाहर आता है तो बिंदु की नज़र उनके ऊपर पड़ती है। तो बंद मुट्ठी को देखकर मालती को संदेह होता है कि उसके हाथ में ज़रूर कुछ है, वो कुछ चुरा कर ले जा रहा है। कोई शायद घर की कोई चीज़ ही उनकी मुट्ठी में दबा कर वो ले जा रहा है, ऐसा उसको लगा था। जब उसको बुलाते फिर भी वो नहीं रुकता तो उनको शक होता है। मालती बिंदु को रुकने के लिए कहती है, लेकिन बिंदु उसकी आवाज़ अनसुनी करके और तेज़ी से वहाँ से बढ़ते हुए निकल जाता है। जब वह चिल्लाती है तब भी वो रुकता नहीं है, भागता ही रहता है। और वो नंदन के पास आती है और नंदन को कहती है कि बिंदु यहाँ से कुछ उठाकर ले गया है। बिंदु का चेहरा फक बोला, कुछ नहीं बीबी जी। क्या ले गया था? नंदन ने कलम एक और रख दी और जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़कर उठा लिया हो वह उठा कमरे से बाहर आया तो देखता क्या है कि बिंदु लौट कर आ रहा है। एक हाथ में झाड़ू है, दूसरा रीता है और नीचे लटका है। उसे देखते ही मालती उबल पड़ी। क्यों रे बिंदु के बच्चे, मैं गला फाड़ती रही और तू रुका तक नहीं। बोल, हाथ में क्या ले गया था? बिंदु का चेहरा एकदम फक पड़ गया। बोला, कुछ नहीं बीबी जी। झूठा कहीं का। क्या रे, तेरे हाथ में कुछ नहीं था तो मेरे पुकारने पर फिर तू रुका क्यों नहीं? मालती ने रोषपूर्ण स्वर में उससे पूछा। बिंदु से बोला नहीं जा रहा था। कहे तो क्या कहे। तब नंदन आगे बढ़ा। बोला, घबराओ नहीं, सच बताओ कि क्या ले गए थे। सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। जब बिंदु वहाँ से भाग जाता है तो मालती चिल्लाते हुए नंदन के पास आती है और कहती है कि वो ऊपर से कुछ अपने हाथ में मुट्ठी में चुरा कर ले गया है। जब नंदन कुछ अपने पत्र के लिए लिखना चाहता था पर मालती के चिल्लाने पर वो उठता है और बाहर आकर देखा है तो फिर बिंदु वापस आ रहा है और उनको पूछते हैं कि मैंने इतना बोलाया तो तू रुका क्यों नहीं, ऐसा मालती पूछती है। तो वो कहती है और उसको पूछती है कि तू क्या ले गया था, तो वो कुछ बोलता नहीं है। उनका चेहरा एकदम फक पड़ जाता है और वो कुछ बोलता नहीं है और वो कहता है कि कुछ नहीं। आगे बिंदु से बोला नहीं जा रहा था। आगे, सच बाबूजी, मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। फिर वही झूठ, मालती ने चिढ़कर कहा। इसे पुलिस में दे दो। लातों के देव कहीं बातों से मानते हैं। इस बेईमान के ऊपर घर छोड़ रखा है तो इसीलिए कि चीज़ उठा कर ले जाए और ऊपर से झूठ बोले। वो कहता है कि इसी के लिए वो इनके ऊपर घोर हमने सारे घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर इसीलिए छोड़ दी है। मालती तेजी से एकदम नंदन के कमरे में पहुंचती है और बिंदु की इस हरकत के बारे में उसको बताती है। तब नंदन मालती के साथ कमरे से बाहर आता है। तब तक बिंदु कूड़ा फेंक कर लौट रहा था। मालती बिंदु को फटकारती है पर वह कुछ नहीं बोलता। मालती उसे पुलिस में दे देने की बात करती है, फिर भी बिंदु कुछ नहीं बोलता। वो कुछ नहीं बोलता। फिर आगे, सच बाबूजी, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, ऐसा वो बोल रहा है ना ऊपर। नंदन ने मालती को शांत करते हुए कहा, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। फिर बिंदु को उसने प्यार से समझाया और कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगा नहीं। ठीक बताओ कि क्या ले गए थे। किंतु बिंदु घबराया सा खोया सा धरती की ओर देखता रहा
और नंदन का बहुत आग्रह हुआ तो उसने इतना ही कहा, मैंने कुछ लिया है। नंदन फिर भी खिजा नहीं, बोला, अच्छा चल देखूं तू कूड़ा कहाँ फेंक आया है। बिंदु पहले तो कुछ ठिठका, अनंतर मुड़कर चुपचाप आगे हो गया। नंदन और मालती ने वह जगह देखी पर कुछ दिखा नहीं। नंदन ने कहा, बिंदु यह हैरान करने से क्या होगा, बता क्यों नहीं देता कि क्या लाया था। फिर नंदन उनको पूछता है, चलो कि तुमने कूड़ा कहाँ डाला, और वो देखने जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। फिर नंदन बिंदु को कहता है कि तुम बता क्यों नहीं देता, इस तरह हैरान करने से क्या होगा, जो बात सही है वो तुम मुझे बता दो। बिंदु के होठ खुले जैसे कुछ कहना चाहते हो, पर फिर बंद हो गए। हाँ कहो, रुक क्यों गए। नंदन ने शांत स्वर में कहा, बाबूजी। बिंदु फिर चुप। शाबाश, कहो कहो। बाबूजी, थोड़ी सी मेवा नीचे पड़ी थी, मैं उठा लाया। बिंदु कह तो गया, पर जैसे वह अनुभव कर रहा हो कि दुनिया का जाने कितना गहरा पाप उसने कर डाला हो। उसने बता दिया बाबूजी को सच बात। नंदन उनके साथ बड़े प्यार से बात कर रहा था। उसने तो बता दिया कि घर में थोड़ी सी मेवा गिरी हुई थी तो वो मैं उठा लाया था। ये बात बताते हुए उनको ऐसा लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, इस तरह से वो बात बता रहा था। फिर बिंदु, मालती बोल उठती है। मैं कहती थी ना, मालती बोल उठी, कि यह कुछ न कुछ ले जरूर आया है। देखा मेरी बात सच निकली ना। मेवा का तुमने क्या किया बिंदु? खा ली। इतनी जल्दी? बिंदु झूठ मत बोलो, सच बता दो। इधर फेंक दी। फिर बिंदु बोलता है, नंदन और मालती ने देखा कि उसकी बताई जगह पर थोड़े से काजू और कुछ किशमिशें पड़ी है। नंदन ने बिंदु के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ आओ। और नंदन बिंदु को अपने साथ ले जाता है। बिंदु चुपचाप मालिक के साथ चल दिया। नंदन उसे लेकर कमरे की ओर गया। मालती ने कहा, आज इसने मेवा ली है, कल को और कुछ उठा ले जाएगा। एक बार जो नियत बिगड़ती तो क्या फिर हाथ रुकता है? नंदन ने पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी। बिंदु को साथ लेकर कमरे में गया और कंस्तर खोलकर उसमें से एक मुट्ठी मेवा उसने हाथ में देते हुए बोला, बिंदु लो, खा लो। पति के इस नरमी के व्यवहार से मालती आग बबूला हो गई। बोली, ऐसे ही तो नौकर बिगड़ते हैं। उसे कुछ कहना तो दूर, उल्टे उसकी खुशामद कर रहे हो। मालती को और गुस्सा आया जब उसके पति ने उसको नंदन है वो बिंदु को कुछ नहीं कहता और जाकर उनके साथ किचन में ले जाता है और कबर्ड के अंदर से वो मेवे के पास जाकर मेवे के अंदर से उनको और मेवा देता है और कहता है कि तुम इसे खा लो। तो ये सारी बातें उनको अच्छी नहीं लगती। कंस्तर यानी जो डिब्बा होता है ना, वो उनको कंस्तर कहते हैं। तो खोलकर उनको देता है, पर ये सारी बातें मालती को अच्छी नहीं लगती और वो कहते हैं कि एक बार अगर उसको चोरी करने की आदत हो गई तो फिर वो जाती नहीं है। इस तरह से उनको नौकरों को नहीं चढ़ा कर रखना चाहिए, ऐसा वो समझती है। आगे नंदन मुस्कुराया, बोला, मालती, चोर बिंदु नहीं है, हम है। हम क्यों ऐसी चीजें खाए जो उसको नहीं मिलती? इससे तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। हम लोग रोज मेवा खाते हैं। एक दिन इस बेचारे का मन चला आया और थोड़ी सी ले ली तो क्या हो गया? मैं कब कहती हूँ कि कुछ हो गया? बात मेवा की नहीं है, नीयत की है। इसका जी चला था तो मांग लेता, मैं न देती तब कहता। घर में 50 चीज़ें रहती है,
यूँ तो जिस पर मन आएगा उठाकर ले जाएगा, और एक दिन यह होना है, वह न करेगा तो तुम करवाओगे। मालती गुस्सा हो जाती है नंदन पर और वो कहती है कि वो मुझसे मांगता तो मैं उसे दे देती, पर ये उनकी जो आदत है वो अच्छी आदत नहीं है। मालती यह बात नाराज़ होने की नहीं है, सोचने की है। जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी अच्छी नहीं है, पर आज की स्थिति बड़ी लाचारी की हो गई है। नंदन ने समझाते हुए कहा, देख लेना, एक दिन यही बिंदु घर में से ट्रंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। इतना कहकर मालती रसोई में चली गई और नंदन पुनः अपनी कुर्सी पर आ बैठा, पर मन उसका दूसरी ही दिशा में चल रहा था। थोड़ी देर वह सोचता रहा, फिर उसने विचारों को समेटा और लेख पूरा करने में लग गया। लेख पूरा हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वह उठा और सीधा रसोई में पहुंचा। देखता क्या है कि मालती सील पर चटनी पीस रही है। नंदन ने कहा, बिंदु कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम जानो और तुम्हारा लाडला बिंदु जाने। उसे निकाल दिया। नंदन और मालती की वैसे लड़ाई जैसी हो जाती है। नंदन कहता है कि चोर वो नहीं है, हम हैं। उस तरह से वो अपनी पत्नी को समझाता है, पर मालती है कि कुछ बात समझने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि इस तरह से तुम उसको चढ़ाओगे तो एक दिन हो सकता है कि हमारे घर के अंदर जो संदूक है वो भी वो उठाकर ट्रंक ले जाएगा, ऐसा वो कहती है। अगर वो नहीं उठाएगा तो तुम उसको उठाने पर मजबूर करोगे। तुम उनको इतनी सह दे तो इसलिए उसको ऐसा करने का जी करेगा। फिर वो अपना लेख लिखने में बैठ जाता है और फिर रसोई घर में आता है और उनको पूछता है कि बिंदु कहाँ है, तो मालती सीधे से जवाब नहीं देती कि मैं नहीं जानती, तुम जानो और तुम्हारा लाडला जाने। और वो कहते हैं, क्या उसे निकाल दिया? अब आगे, निकालने वाली मैं कौन होती हूँ? कब से नहीं है, तभी चला गया था। नंदन थोड़ा हैरानी में पड़ा। मालती ने पुनः कहा, तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं, अपने घर में भी उनका हाथ रुकता नहीं। कुंदन के यहाँ कितना अनाज भरा है, फिर भी एक दिन आँख बच गई तो काका ने यहाँ से गेहूँ ले ही गया। क्या कहा कि उनके यहाँ बहुत सारा अनाज है, फिर भी यहाँ के नौकर इसी तरह के होते, वो अनाज वहाँ से ले गया था। तुम यहाँ के नौकरों को जानते नहीं हो, ऐसा मालती नंदन को बता रही है। नंदन जानता था कि बहस का अंत नहीं। उसने बात आगे नहीं बढ़ाई और तौलिया उठाकर स्नान करने चला गया। स्नान करने के बाद उसने भोजन किया। अब आगे, नंदन अपनी पत्नी के साथ बहस नहीं करना चाहता था और वो नहाने चला जाता है। दोपहर बीती और शाम होने को आई, फिर भी जब बिंदु न लौटा तो मालती के मन को अच्छा नहीं लगा। चौके में अब भी बिंदु का खाना पड़ा था। झूठ बोला तो क्या, आखिर बालक ही तो है, बेचारा भूखा जाने कहाँ भटक रहा होगा। कई बार कमरे से बाहर आकर मालती ने बिंदु को देखा, फिर बगीचे का एक चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा सो न रहा हो, पर बिंदु वहाँ कहाँ था जो मिलता। मालती आकर पलंग पर पड़ गई और अपने को कोसने लगी कि जरा सी बात को इतना तूल क्यों दिया। थोड़ी सी मेवा ले गया था तो क्या गजब हो गया था। सोचते सोचते देर हो गई तो वह उठी और सहन में टहलने लगी। इतने में कुंदन उधर से निकला तो मालती ने उत्सुकता से पूछा, कुंदन, तुमने बिंदु को देखा है क्या? बिंदु? कुंदन बोला, अरे वह तो नदी वाले कोठरी में पड़ा है। मालती तत्काल पैरों में चप्पल डालकर बाहर हो गई। लौटी तो बिंदु उसके साथ था। बाँह पकड़कर नंदन के कमरे में ले गई और बोली, देखी तुमने इसकी बात, यहाँ से गया है तब से वहाँ कोठरी में पड़ा है। नंदन ने कहा, क्यों रे, वहाँ क्या कर रहा था? जब से बिंदु चला गया मालती का जी घबरा रहा था। उनको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो समझ रही थी सब कुछ। वो कहते हैं कि मैंने क्यों उसको डांटा, क्यों ऐसे कहा, एक बच्चा ही था, इतनी बात पे मैं क्यों चिल्लाई। उनका जी
अच्छी तरह से घबरा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि छोटा तो बच्चा था, उनको भी उनसे प्यार था। और फिर वो नंदन को देखती है तो उनसे पूछती है कि तुमने बिंदु को देखा? तो नंदन बताता है कि वो तो कोठरी में पड़ा हुआ है। तो मालती वहाँ जाकर उसको ले आती है और कहती है कि ये कब से कोठरी में पड़ा हुआ है। आगे नंदन उनको पूछता है कि वहाँ क्या कर रहा था? बिंदु कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल चुप। मैं पूछता हूँ वहाँ क्या कर रहा था? फिर चुप। अरे बोलता क्यों नहीं? मुंह में जबान नहीं है? बिंदु की आंखें डबडबाई। मालती ने कहा, इसका पागलपन देखो, सवेरे से कुछ नहीं खाया और भूखा प्यासा वहाँ पड़ा है। चल खाना खा। नंदन ने कुछ कहने से पहले ही वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे खिलाने लगी। बोली, भरपेट खा लेना, भूखा मत रहना। नंदन ने पत्नी की बात सुनी और एक प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर दौड़ गई। यहाँ ये हमारा चैप्टर पूरा होता है। तो क्या हुआ? नंदन के पास वो ले जाती है बिंदु को। मालती बड़े प्यार से फिर उनको लाती है और बेचैन हो जाती है। दोपहर बीत गई, शाम होने आई, फिर भी बिंदु लौटकर नहीं आया। सोच कर मालती बेचैन हो जाती है और फिर रसोई में जाकर बिंदु का खाना ऐसे के ऐसे ही पड़ा है वो देख आती है। मालती को बिंदु पर दया आती है। बेचारे ने झूठ बोला तो क्या हुआ, आखिर बालक है, बेचारा भूखा प्यासा कहीं भटक रहा होगा, ऐसा वो बार बार सोचती है और उनको ढूंढती है, पर उसे कहीं नहीं मिलता। थोड़ा सा ही मेवा तो ले गया था। फिर मालती से सहन में सोचते सोचते टहलती रहती है। तभी कुंदन से उसको पता चलता है कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है और वो तुरंत वहाँ पहुँच जाती है और बिंदु को हाथ पकड़ कर ले आती है और फिर उनसे पूछती है कि वहाँ क्या कर रहा था। नंदन को कहते पर वो कुछ जवाब नहीं देता, वो रोने लगता है। उनके साथ एक माँ जैसा व्यवहार करती है। बड़े प्यार से बिंदु को वो लेकर आती है, पर बिंदु के मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता। जब वो पूछता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मालती उसे खाना परोसकर खिलाने लगती है। वह कहती है कि भरपेट खाना खा लेना, भूखा मत रहना। अब मालती की बात सुनकर नंदन के होठ पर मुस्कुराहट दौड़ आती है। यहाँ तक हमारा चैप्टर था। ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। आगे हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे। आगे हम एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, उनके अंदर विकल्प है। तो पहला विकल्प है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प है ना जो उनमें। तो पहला विकल्प है, मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में क्या हो गया था? तो उनके विकल्प है, पहला विकल्प है रुकावट आ गई, तेजी आ गई, क है बदल गई और ड है सुधार आ गई। तो उनका सही आंसर है कि उनकी चाल में तेजी आ गई, ब। उनका सही आंसर है ब। फिर दूसरा है, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह कौन कहता है? तो इनका विकल्प है अ मालती, ब बिंदु, क नंदन और ड नयन। तो उनका सही आंसर है क नंदन कहता है। उनके बाद है तीसरा विकल्प, देख लेना एक दिन यह बिंदु घर में से खाली जगह उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं है। उनके विकल्प है संदूक, अनाज, ट्रंक या सामान। तो उनका भी आंसर है क, सही आंसर ट्रक। उनके बाद है चौथा विकल्प, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन कहता है? तो इनका विकल्प है कुंदन, नंदन, मालती या बिंदु। तो उनका सही आंसर है ब, नंदन ये वाक्य मालती को बताता है। उनके बाद है पांचवा, नंदन ने पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर खाली जगह आ गई। तो उनका सही आंसर है अ है चिंता की रेखा आ गई। उनके बाद है प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट आ गई और
क है प्रसन्नता और ड है मुस्कुराहट। तो उनका सही आंसर है ब, प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ गई। उनका सही आंसर होगा ब। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो उनके आंसर यहाँ है। सबसे पहले है, मालती के मन में बिंदु के प्रति आशंका हुई। तो उनका आंसर है, मालती के मन में बिंदु के प्रति यह आशंका हुई कि वह अपनी मुट्ठी में घर की कोई कीमती चीज दबाए रहा है। दूसरा, मालती को शांत करते हुए नंदन ने क्या कहा? आंसर, मालती बिंदु को अभी उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी। तो नंदन ने उसे शांत करते हुए कहा कि असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। आगे तीसरा क्वेश्चन, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या देखा? आंसर, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को थोड़े से काजू और थोड़ी किशमिश पड़ी हुई दिखाई दी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उनका पहला क्वेश्चन है, नंदन ने बिंदु से चोरी की बात किस प्रकार मालूम की? तो उनका आंसर है, नंदन ने बिंदु को प्यार से समझाकर कहा कि वह सच सच बता दे कि अपनी मुट्ठी में क्या ले गया, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह नंदन ने बिंदु को भरोसा दिलाकर उससे चोरी की बात मालूम की। आगे है दूसरा क्वेश्चन, बिंदु ने अपने दोष का किस प्रकार पश्चाताप किया? उनका आंसर, बिंदु ने कमरे में नीचे पड़े थोड़े से मेवे उठा लाया था, पर उसे लग रहा था जैसे उसने दुनिया का बहुत बड़ा पाप कर डाला हो। बिंदु अपना पश्चाताप करने के लिए भूखा प्यासा एकांत में एक कमरे में मुंह छिपाकर पड़ा रहा। आगे, बिंदु के न दिखने पर मालती को क्या चिंता हुई? आंसर, मालती ने घर बाहर सभी जगह छान मारा, उसने बिंदु का कहीं पता नहीं चला। दोपहर बीत गई और शाम होने को आई थी, पर बिंदु नहीं लौटा। मालती को अच्छा नहीं लगा, वह चिंता करने लगी। बेचारे ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा था। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। पहला क्वेश्चन है, नौकर बिंदु के संबंध में नंदन और मालती के विचारों में क्या अंतर था? आंसर, मालती की नज़र में बिंदु उन अन्य नौकरों की तरह है जो घरों में छोटी मोटी चोरियां करते रहते हैं, बड़ी बड़ी चोरियां करने करते हैं। उसकी नज़र में बिंदु एक चोर नौकर है और वह झूठ बोलता है। उसके साथ नरमी से पेश न आकर कड़ाई से पेश आना चाहिए। नंदन की नज़र में बिंदु चोर नहीं है, वे अपने आप तथा मालती को ही चोर मानते हैं, जिनके कारण बिंदु में चोरी की भावना का जन्म हुआ। उनके विचार में सबको सब चीज़ें मिलनी चाहिए। हमने उसे नहीं दिया, इसलिए बिंदु को यह चोरी करनी पड़ी। ये उन दोनों के विचार थे। दूसरा क्वेश्चन है, चोरी का पता लग जाने पर नंदन ने बिंदु के साथ क्या व्यवहार किया? आंसर, नंदन के आत्मीय व्यवहार से बिंदु ने स्वीकार कर लिया कि कमरे में नीचे गिरा थोड़ा सा मेवा वह उठा लाया था। नंदन को यह सुनकर जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह बिंदु को लेकर कमरे में गया और कंस्तर से एक मुट्ठी मेवा निकालकर उसने बिंदु को
खाने के लिए दिया। नंदन इस विचारधारा के है कि सब चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु के प्रति सहानुभूति जगने पर मालती ने क्या किया? आंसर, दोपहर बीती और शाम होने को आई पर बिंदु अब तक लौटा नहीं और लौटा यह सोचकर मालती ने चिंता होने लगी। बेचारा भूखा प्यासा जाने कहाँ भटक रहा होगा। उसके मन में बिंदु के प्रति सहानुभूति जग गई। उसने कमरे से बाहर आकर देखा, बगीचे में चक्कर लगाया कि कहीं पेड़ के नीचे पड़ा हो, सो न रहा हो। फिर वह अपने आप को कोसने लगी कि उसने छोटी सी बात के इतना तुल क्यों दिया। तभी उसे कुंदन से पता चलता है कि बिंदु नदी वाली कोठरी में पड़ा है। सुनते ही वह तुरंत जाकर वहाँ से बिंदु को उठाकर ले आई। वह उसे चौके में ले गई और स्वयं परोसकर उसे भरपेट खाना खिलाया। आगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सॉरी, इनसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है जो आगे है, यहाँ है क्वेश्चन नंबर 5 जो यहीं आपको आंसर जोड़े हुए हैं। उचित जोड़े बनाए। तो जो यहाँ वर्ड्स दिया है वो कौन बोलता है? बिंदु जो बिंदु, बिंदु ओ बिंदु, ठहर कहाँ जाता है? तो ये कौन बोलता है? तो वो मालती बोलती है। उनके बाद है, सच बाबूजी मेरे हाथ में झाड़ू थी और कूड़ा था। ये वाक्य बिंदु बोलता है। उनके बाद तीसरा है, असली बात जानने का यह तरीका नहीं है। ये वाक्य नंदन बोलता है और मालती को कहता है। उनके बाद है चौथा, अरे बोलता क्यों नहीं, मुंह में जबान नहीं है। यह वाक्य नंदन बोलता है। उनके बाद है, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है। यह वाक्य भी नंदन बोलता है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6 जिनका आंसर यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द। तो बेईमान, तो उनका आंसर होता है ईमानदार। दूसरा है मालिक, तो उनका होता है नौकर। असली तो नकली, झूठ तो सच। फिर है भाववाचक संज्ञाएं बनाए। तो बच्चा तो बचपन। दूसरा है मुस्कुराना तो मुस्कुराहट। लड़का तो लड़कपन। प्रसन्न तो प्रसन्नता। बूढ़ा तो बुढ़ापा। पागल तो पागलपन। चोर तो चोरी। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8, आशय स्पष्ट कीजिए। लातों के देव बातों से नहीं मानते, तो उनका आशय यहाँ स्पष्ट किया गया है। समाज में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग प्रेम से कहने पर कोई कार्य करते हैं, तो कुछ लोग लाख समझाने पर भी वह काम नहीं करते, लेकिन मारने या डांटने पर वे उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे लोग प्रेम की भाषा नहीं समझते। उनके साथ नरमी का व्यवहार न कर कड़ाई से काम लेना पड़ता है। उनके साथ उसी भाषा में व्यवहार करना चाहिए जिस भाषा में वह समझते हैं। एक कहावत है कि लातों के देव बातों से नहीं मानते। दूसरा है, हम क्यों ऐसी चीज़ें खाए जो सबको नहीं मिलती, इसी से तो चोरी की भावना को जन्म मिलता है। उनका आंसर है, मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी भी इच्छा हो जाती है। यदि वह वस्तु उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिचकिचाता। इसलिए जब तक सब चीज़ें सबको नहीं मिलती, चोरी बंद नहीं हो सकती।
चोरी की भावना पनपने न दे चोरी की भावना को पनपने न देने का उपाय यह है, पनपने न देने का उपाय यह है कि लोगों को ऐसी चीज़ों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं हो पाती। तो ये था हमारा चैप्टर, उनकी एक्सरसाइज, ये सब कुछ यहाँ समाप्त होता है। तो आज का हमारा वीडियो बच्चों यहीं तक रहेगा, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय, थैंक यू।